चाहे वो इराक हो, सीरिया हो, लेबनान हो, पैलेस्टाइन इसराइल इशू हो या फिर यमन सिविल वॉर हो, हर वक्त मिडिल ईस्ट में कुछ न कुछ हो रहा होता है, क्योंकि मिडिल ईस्ट एक ऐसा चेस बोर्ड है जिसमें बहुत से प्लेयर्स एक दूसरे के खिलाफ चालें चल रहे हैं। लेकिन आज सच ये है कि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मिडिल ईस्ट की सारी प्रॉब्लम्स की जड़ क्या है, और इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें करीबन 125 साल पीछे जाना पड़ेगा, जब आज के मिडिल ईस्ट के बॉर्डर्स को डिसाइड किया गया और यहीं से ये सारी प्रॉब्लम्स शुरू हुई। कई 100 साल तक पूरा मिडिल ईस्ट टर्किश ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था। 16वीं से 17वीं सदी के बीच ये एम्पायर हंगरी से लेकर यमन तक फैली हुई थी। इस सारी किंगडम में हर तरह के लोग रहते थे, ज्यूज, क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स, पारसी, अरब, कुर्द। लेकिन फिर 19th सेंचुरी के बाद ऑटोमन एम्पायर का डिक्लाइन शुरू हो गया, और यही वो वक्त था जब ब्रिटिश एम्पायर एशिया के अंदर अपना कंट्रोल बढ़ा रही थी। ब्रिटिश एम्पायर को सबसे बड़ा खतरा इसी ऑटोमन एम्पायर से था, बिकॉज उसके कंट्रोल को एशिया से यूरोप तक पहुंचाने में सबसे बड़ी रुकावट यही ऑटोमन एम्पायर थी। इसी का तोड़ करने के लिए ब्रिटिश एम्पायर ने मिडिल ईस्ट पर अपनी कॉलोनीज बनाना शुरू कर दी। सबसे पहले 1820 में ब्रिटिश एम्पायर ने यूएई के साथ एग्रीमेंट किया, फिर 1839 में यमन, 1861 में बहरेन और फिर 1888 में इजिप्ट के साथ एग्रीमेंट किया, और इन सारे एरियाज को अपने कंट्रोल में ले लिया। इजिप्ट का कंट्रोल आते ही ब्रिटिश के हाथ में सुएज कैनाल का कंट्रोल आ गया, और उनके लिए ऑटोमन एम्पायर को अवॉइड करके एशिया पहुंचना बहुत आसान हो गया। फ्रेंच और ब्रिटिश एम्पायर ने एक सीक्रेट एग्रीमेंट साइन किया जिसका नाम था साइक्स पिको एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग वर्ल्ड वॉर 1 के खत्म होने के बाद ये सारा एरिया डायरेक्ट ब्रिटिश कंट्रोल के अंडर चला जाएगा। ये एरिया एक इंडिपेंडेंट अरब स्टेट बनेगा, पर रहेगा ये भी ब्रिटिश इन्फ्लुएंस के अंडर। ये सारा एरिया डायरेक्ट फ्रेंच एम्पायर के कंट्रोल में होगा। ये एरिया एक इंडिपेंडेंट अरब स्टेट बनेगा, पर ये फ्रेंच एम्पायर के इन्फ्लुएंस में ही रहेगी। ये सारा एरिया रशियन एम्पायर को दे दिया जाएगा, और फिर ये पैलेस्टाइन और इसराइल वाला सारा एरिया एक इंटरनेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर होगा। इन बॉर्डर्स को डिसाइड करते वक्त लैंग्वेज, रिलीजन, एथनिसिटीज, इन सब चीजों को बिल्कुल इग्नोर किया गया, और यही वो गलती थी जिसकी सजा मिडिल ईस्ट आज तक भुगत रहा है। 1917 में एक डिक्लेरेशन हुआ जिसमें ब्रिटिश सरकार ने जर्मनी में मौजूद ज्यूइश कम्युनिटी से ये वादा किया कि वो पैलेस्टाइन में ज्यूज के लिए एक अलग स्टेट बनाने में ज्यूज की मदद करेगी। इस डिक्लेरेशन को बैलफोर डिक्लेरेशन कहते हैं, और यही वो टाइम था जब वर्ल्ड सुपर पावर्स ऑयल की तलाश में थी, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद सब जान चुके थे कि 21वीं सदी पर वही राज करेगा जिसका तेल पर कंट्रोल होगा। उस वक्त अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर और सप्लायर था, और ब्रिटेन की 80% ऑयल सप्लाई अमेरिका से आती थी। मगर उस वक्त अमेरिका के प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन थे, जो एम्पायर्स के कॉन्सेप्ट के बहुत खिलाफ थे, और इसी चीज को भांपते हुए ब्रिटेन अमेरिका को रिलायबल नहीं समझता था। वो हर कीमत पर अमेरिका पर से अपनी ऑयल की डिपेंडेंसी खत्म करना चाहता था। अब ऑयल उस जमाने में सबसे पहले 1908 में इधर ईरान में डिस्कवर हुआ था, मगर वो बहुत ही थोड़ी क्वांटिटी में था। इसीलिए ब्रिटिश एम्पायर इस सारे एरिया में बहुत तेजी से मजीद ऑयल तलाश कर रही थी, लेकिन इस खोज को अभी कुछ और साल लगने थे। 1919 में वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होने के बाद जंग जीतने वाले एलाइज कंट्रीज वर्साइज में मिले, और ट्रीटी ऑफ वर्साइज साइन हुई, जिसमें मिडिल ईस्ट के बॉर्डर्स को एक बार फिर चेंज किया गया। और फिर अगले ही साल ट्रीटी ऑफ स्वेयर्स अनाउंस की गई, जिसमें ऑटोमन एम्पायर को लिटरली टुकड़ों में तोड़कर फ्रेंच और ब्रिटेन एम्पायर के कंट्रोल में दे दिया गया। टर्किश गवर्नमेंट इस ट्रीटी पर आग बगोला हो गई, और अगले 2 साल तक वो एलाइज के खिलाफ लड़ती रही, और फिर आखिरकार 1923 में ये सारे कंट्रीज टर्किश गवर्नमेंट के साथ टेबल पर बैठे और ट्रीटी ऑफ लॉसेन साइन की गई, और इसी ट्रीटी के नतीजे में मॉडर्न डे टर्की वजूद में आया। आज के मिडिल ईस्टर्न बॉर्डर्स मोर और लेस इसी ट्रीटी का नतीजा है। इस ट्रीटी में एक बार फिर बहुत सी ग्राउंड रियलिटीज को इग्नोर किया गया, जैसे कि कुर्द, जो कि उस वक्त इस सारे एरिया में रहते थे, और उनका कल्चर, लैंग्वेज, हर चीज टर्किश लोगों से बहुत ही डिफरेंट थी। पर इस सारे एरिया को टर्की, सीरिया, ईरान और इराक में डिवाइड कर दिया गया, और ये कुर्द इन सब कंट्रीज में एक माइनॉरिटी बन गए, जिसके बाद से आज तक कुर्द लोग अपने लिए एक डिफरेंट कंट्री के लिए मूवमेंट चलाते आ रहे हैं, और ये सारा एरिया आज एक बहुत बड़े कॉन्फ्लिक्ट का शिकार है। इस टॉपिक को डिटेल में हमने इस वीडियो में कवर किया है, तो आप तुर्की और कुर्द के इशू को इस वीडियो में देख सकते हैं। इसी तरह इस पार्टीशन में ऑटोमन एम्पायर के प्रोविंसेस जैसे मोसुल, बगदाद और बसरा को इराक में शामिल कर दिया गया। हालांकि
इन तीनों प्रोविंसेस के डेमोग्राफिक्स बहुत डिफरेंट थे। फॉर एग्जाम्पल, मोसुल में मेजॉरिटी कुर्दिश लोग रहते थे, बगदाद में सुन्नी अरब मुस्लिम्स रहते थे, जबकि बसरा में ज्यादातर शिया अरब मुस्लिम्स रहते थे। इसी तरह कुवैत, जो पहले इराक का हिस्सा था, उसे इराक से सेपरेट कर दिया गया और फ्यूचर में यही वो चीज थी जो इराक कुवैत वॉर का सबब बनी। इसी तरह लेबनान को सेपरेट करके फ्रेंच कंट्रोल के अंडर एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना दिया गया। उस वक्त लेबनान में 80% क्रिश्चियंस और सिर्फ 20% मुस्लिम्स रहते थे।